हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीडर्स। जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे आपकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर चल रही हैं, लैंग्वेज के लिए चल रही हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी जो है वो स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इंग्लिश को जो है लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ दिनों से मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रही हूँ वो पूरी तरह से मौलिक होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं खुद से तैयार किए गए क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से आपका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अब आपका स्टैंडर्ड होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि बेसिक लेवल की प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने बहुत कर ली है। अब थोड़ा सा हम स्टैंड उसको लेवल अप करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैंने आज कम्युनिटी में भी और टेलीग्राम पे भी एक इसमें से क्वेश्चन पोस्ट किया था। जितने भी लोगों ने उसका सही आंसर दिया था सबको वेरी गुड। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है आई फेल्ट वेरी एंग्री ब्लैंक आई केप्ट क्वाइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सुटेबल क्या रहेगा? सो, बट, देन, नन ऑफ दीज। देखिए, अगर आप इंग्लिश शब्दों का अर्थ समझते हैं, आपकी आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है, क्योंकि प्रश्न आपको समझ में आ जाता है। हिंदी समझ में आ जाती है, आप समझ जाते हैं कि उस हिसाब से हमें क्या रखना है। जैसे अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं, अगर आपने इसकी हिंदी समझ ली, ठीक है। आई फेल्ट वेरी एंग्री मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसके बाद ब्लैंक है और उसके बाद लिखा है आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। अब क्या आना चाहिए? मुझे बहुत गुस्सा आया ब्लैंक, मैं शांत रहा। क्या आएगा? इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया इसलिए मैं शांत रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन मैं शांत रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया तब मैं शांत रहा। अब देखिए, हिंदी बन गई। बहुत ईजिली हमें आंसर मिल गया, जो ऑप्शन नंबर बी होता है बट, वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? बट। आई फेल्ट वेरी एंग्री ब्लैंक, यानी कि बट आई केप्ट क्वाइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज व्हाट? तो क्योंकि थ्योरी आपको पढ़ाई है मैंने टेंस की, और उसमें स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हुए थे प्रॉपर। फटाफट से देख लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं। जब टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए देख लेंगे सही आंसर, क्योंकि इसके आंसर में आई थिंक टाइम नहीं लगा होगा। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक हम यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड बीन। तो ये वाले तो आपके पहले ही कट गए, क्योंकि इसमें हैड बीन नहीं लगा है। बचे दो। उसके बाद हैड बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में आईएनजी ऐड होता है, यानी कि वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो लगती है। ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं सेंस फॉर लगा के, जो भी टाइम है वो मेंशन कर देते हैं। कुछ अदर वर्ड्स है तो वो भी उसमें अकॉर्डिंग टू वर्ड्स की किस तरह के वर्ड्स हैं उनको कहाँ रखा जाना चाहिए, अपनी एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस के बेस पे हम उसे भी रख देते हैं। ही इज़ मेकिंग दिस पीस ऑफ आर्ट वेरी ब्यूटिफुली। इस तरह का एक प्रश्न जो है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है। एक सेंटेंस दिया है, उसमें से एक शब्द को अंडरलाइन करके पूछा है कि ये क्या है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? आपकी भाववाचक संज्ञा। फटाफट से देख लीजिए। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो ये प्रश्न आया था ना, उसका अर्थ एडवर्ब ही था। आई मीन आंसर जो है उसका एडवर्ब ही था। अब क्यों होगा ये हम देख लेते हैं। तो ही इज़ मेकिंग दिस पीस ऑफ आर्ट, मैंने हमेशा कहा कि आप हिंदी समझ लेंगे उत्तर को तुरंत मिल जाएगा। वह ये जो पीस ऑफ आर्ट कुछ भी हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई मूर्ति बना रहा हो, या कुछ भी ऐसा जो आर्टिस्टिक काम हो वो बना रहा है कोई भी। तो बना रहा है, वह बना रहा है इसे बहुत खूबसूरती से। तो वो इस आर्ट को बहुत खूबसूरती से बना रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है वो इस काम जो बनाया जा रहा है, मेकिंग को बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो काम कैसे किया जा रहा है? खूबसूरती के साथ किया जा रहा है। तो ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाता है। आई हैव ब्लैंक इंक पॉट, ब्लैंक इंक पॉट इज बिग। क्या आना चाहिए? आर्टिकल फिल करना है, एन, अ, एन और एन दे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने आज का आंसर ये इसका आंसर गलत जो है वो गेस किया होगा निश्चित रूप से। चलिए, इसीलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड ही किया है कि ताकि आपका एक जो है पॉइंट कॉन्सेप्ट का क्लियर आज मैं कर दूं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। यहाँ पे भी इंक पॉट है, यहाँ पे भी इंक पॉट है, पर यहाँ पे एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे दे लगेगा। दी क्यों बोल रही हूँ, द क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि
जो भी वर्ड अगर वॉवल से स्टार्ट होता है हम उसके पहले THE लगाते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे सॉन्ग में आपको दी मिलता है वर्ड सुनने को, द मिलता है कहीं पे, तो आपको लगता है कि चाहे द बोलो चाहे दी बोलो, लेकिन नहीं, अगर वॉवल से स्टार्ट है तो दी बोलेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम द बोलेंगे। स्पेलिंग वही रहेगी THE और उसका मतलब भी वही रहेगा। अब यहाँ पे एन और द क्यों लगा है ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो देखिए, जब कभी भी एक आपका कोई काउंटेबल नाउन है, एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, सेंटेंस बड़ा सा कुछ लिखा है ऐसा करके, तो जब वो पहली बार प्रयुक्त होगा तब तो वो काउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है आपको उसके हिसाब से AN कुछ लगाना पड़ेगा या नंबर्स लिखने पड़ेंगे, है ना। इस वजह से, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, हमने एन लगा दिया। लेकिन वही वर्ड उसी पैराग्राफ में जब दोबारा आएगा या उसी सेंटेंस की सीरीज में दोबारा आएगा, ये अलग सेंटेंस नहीं है, ये एक ही पार्ट में पूरी चीज़ें लिखी गई हैं। सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसे सेपरेट ज़रूर किया गया है, पर ये पूरी बात है, ये पूरा एक पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को गंदा ज़्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब भी कभी भी दोबारा तिबारा जब भी यूज़ हो तो हम द लगाएंगे, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और क्लियर होने के साथ साथ एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। एक ऐसा अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें दो एकदम अपोजिट, एकदम विपरीत विचारों को या कोई भी कॉन्सेप्ट को रखा जाता है साथ में। ऑक्सीमोरॉन, सिमिले या फिर पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपोइया। हिंदी में मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं, हिंदी में आप उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑक्सीमोरॉन, और पढ़ाया हुआ है अलंकार, आई मीन पार्ट फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी, तो उसको देख लीजिएगा इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज करना है, इसका पैसिव वॉइस। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हिज बिहेवियर, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय माई बिहेवियर, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, तो डिसअपॉइंट कौन हुआ है, मी, यानी मैं हुई हूँ डिसअपॉइंट। तो सबसे पहली बात है तो आई लगेगा स्टार्टिंग, जो आपका यहाँ पे अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वही यहाँ सब्जेक्ट बनता है, और मी है तो ये आई बन गया सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि मी को हम सब्जेक्ट की जगह पे कभी नहीं रखते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं हम मी से कोई सेंटेंस। तो ये वाला तो पहले काट दीजिए, अब बी वाला कट कर दीजिए, डी कट कर दीजिए, इन दोनों में से कोई हो सकता है। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, सिर्फ बाय और एट का डिफरेंस है। और सही आंसर निश्चित रूप से आपका सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे जो है सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ में हम पैसिव वॉइस में बाय न लगा के एट है, ऑन है, विद है, यानी कि जो भी सुटेबल प्रिपोजिशन की ज़रूरत वहाँ होती है वो हम रखते हैं। और परेशान नहीं होना है, इसकी मैं आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी, हर प्रैक्टिस के साथ आपका एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इकट्ठा पढ़ा देती हूँ लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलता, आप भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन दो तो बनता नहीं है। तो इससे बेटर है एक एक क्वेश्चन हर चीज़ का, इसलिए मैं इंक्लूड इस वक्त करती चल रही हूँ। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिन में आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप नज़र आने लगेगी अपने आप में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, बेसिक सा है। HOP, हॉप, हॉप मीन्स होता है उछलना, एंड ING उसमें जोड़ेंगे तो क्या स्पेलिंग बनेगी। बेसिक चीज़ है, हर टीचर को ये चीज़ बननी चाहिए। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, हॉपिंग। और ये सब चीज़ें बननी चाहिए, है ना, क्योंकि आप टीचर हैं, पढ़ाना है आपको। एग्ज़ाम तो आप एक बार क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन पढ़ाना तो ज़िंदगी भर है, और नहीं बनेगा तो फिर कैसे चलेगा। चूज़ द सेंटेंस हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इनमें से कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा होता है, ये मैंने एक दिन बताया था। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ मेरे मुंह से निकल गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है करके, तो देख लीजिए। अ फार्मर इज़ प्लगिंग द फील्ड ही हैड गॉन टू डेल्ही, यहाँ पे है प्लगिंग वर्ब के रूप में, यहाँ है गॉन। आई बॉट अ न्यू ब्लू ड्रेस, ओके, यहाँ पे डांसेस। तो ये सारे वर्ब हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। कौन सा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब जिसमें आप ING ऐड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अ फार्मर इज़ प्लगिंग द फील्ड, जो कि कल की प्रैक्टिस सेट से ही ये सेंटेंस उठा लिया है मैंने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइडल का एंटोनिम बताना है, अपोजिट।
तो यहाँ पे ये आइडल, वो इंडियन आइडल वाला, वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, अगर आपने देखा होगा, वो वाला आइडल नहीं है जिसका अर्थ आदर्श होता है। यहाँ पे ये IDLE है जिसका अर्थ होता है आलसी। तो एक कोई जो लेज़ी रहे, आलसी रहे, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो थोड़ा फुर्तीला रहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एक्टिव। बाकी क्यूट, लेज़ी, नॉटी का दूर दूर से इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं। ब्लैंक पर्सन्स आर परफेक्टली ऑनेस्ट, अ लिटिल पर्सन्स, अ फ्यू पर्सन्स, मच पर्सन्स और नन ऑफ दीज। कहना तो ये चाह रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट होते हैं। एक्चुअली में वो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो क्योंकि पर्सन जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, अ फ्यू पर्सन, यानी कुछ एक पर्सन। अ फ्यू लगने का मतलब होता है कुछ एक। जब आप शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कुछ एक व्यक्ति जो है बहुत ही ईमानदार होते हैं। यू हैव ब्लैंक चिल। अब ये सेंटेंस क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो इंग्लिश, आप पढ़ तो रहे ही हैं, ग्रामर पढ़ ही रहे हैं, कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में बातचीत करने में प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो बेसिकली जो लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं वो अपनी डेली लाइफ में बात करते वक्त उपयोग करते हैं। वो सेंटेंसेस भी आपको मिलते जाएंगे, इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। इम्प्रूव तो करना ही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू हैव नो चिल। अब ये सेंटेंस हम यूज़ किस लिए करते हैं बातचीत करते वक्त, जैसे हम अगर हम हिंदी में किसी बोलते हैं ना कि तुमको बिल्कुल सब्र नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल रहा नहीं जाता तुमसे भी कोई चीज़ बिना बताया, कोई चीज़ किसी भी चीज़ के लिए किसी को बोलेंगे ऐसा कि मतलब धैर्य नहीं है, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, इस आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, यू हैव नो चिल ना। यू हैव नो चिल मतलब कोई भी पेशेंस नहीं है, अभी रुकना चाहिए था किसी भी चीज़ के लिए, कोई बात बताने के लिए या कुछ भी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कंसीट, ओके, पढ़ूंगी नहीं, स्पेलिंग वाला है तो आप खुद पढ़िए। सही स्पेलिंग यहाँ पे कौन सी है? तो स्टार्टिंग की दो स्पेलिंग तो कंसीट की स्पेलिंग ही लिखी है, जो कि कहीं ना कहीं, फटाफट से देखिए, आपको एक हिंट दे रही है कि इन्हीं में से कोई एक सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। कंसीट की करेक्ट स्पेलिंग होती है CONCEIT। स्पेलिंग एक टीचर को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नज़र पड़े और पता चल जाए कि स्पेलिंग गलत है एक टीचर के लिए, ठीक है। द क्लास टीचर डिड नॉट आस्क द स्टूडेंट ब्लैंक क्वेश्चन, द हेड मास्टर पुट ब्लैंक क्वेश्चन टू हिम। टेलीग्राम पे भी आज मैंने एक पोल डाला था, ये क्वेश्चन क्विज डाला था इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने आंसर अभी नहीं किया है तो अब तो आंसर पता ही चल जाएगा, जाके कर दीजिए। चलिए देखेंगे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। द क्लास टीचर डिड नॉट, अब डिड नॉट लग गया, यानी हम इसको हिंदी में बोलेंगे आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है लेकिन नहीं पूछा, ये बात हो रही है। तो क्लास टीचर ने छात्र से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कोई प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा कहेंगे। क्या हम ये बोलेंगे नो, नॉट ऑलरेडी लगा है तो नो तो लगाने का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, तो ये तो पहले काट दीजिए। उसके बाद फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। तो क्लास टीचर ने छात्र से कुछ प्रश्न, यानी कि कुछ मतलब सही में संख्या में 1 2 3 4 कुछ प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा बोलेंगे कि बोलेंगे क्लास टीचर ने छात्र से कोई प्रश्न नहीं पूछा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। द हेड मास्टर पुट ब्लैंक क्वेश्चन टू हिम, हेड मास्टर ने कुछ प्रश्न उससे पूछे। ही टोल्ड हर टू वेट आउटसाइड, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम जब अगर जो हमने रूल पढ़ा है कि ये लास्ट वर्ड में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसको उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट वर्ड जो है वो अदर वर्ड्स है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट करके सबसे पहले रखना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, उसने क्या करने के लिए कहा वो एक बात छोड़ दीजिएगा, तो उसने उससे कहा, ठीक है, बोला, कहा। तो हर जो है वो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हर आएगा जब आपका सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या बनेगा, शी बनेगा। हिम होता तो ही बनता, तो ही वाले तो पहले काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद है शी वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, शी आस्क्ड टू वेट आउटसाइड बाय हिम। तो क्योंकि ऑलरेडी टोल्ड की लिखा हुआ है तो आपको टोल्ड ही यूज़ कर लेना है।
रूल पढ़ा है हमने, हमें भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से, सिर्फ बाई देख कर हमें भटक नहीं जाना है। शी वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, किसके द्वारा बोला गया, यहाँ पे ये मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एगो इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू ब्लैंक इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है उसमें एगो यूज़ हुआ है, जैसे कि आपका टुमारो यूज़ होता है तो आप वो चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में, ठीक है। स्टरडे यूज़ होता है तो आप प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। एगो अगर यूज़ हुआ है तो किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। देन, बिफोर, माइट, लॉन्ग एगो। शेयर ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़ एक बार क्लास को आप सभी। और मेहनत आपको दिख रही होगी, क्लासेस भले ही कम हो रही हैं लेकिन कोशिश है कि अब क्वेश्चन का लेवल अप जो है वो किया जाए। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी। लाइक वगैरह कर दीजिएगा। चलिए देख लेंगे इसको क्या यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ बिफोर यूज़ करेंगे। एगो का मतलब हो जाता है कि कुछ समय पहले की बात। अब लॉन्ग एगो हो गया तो मतलब बहुत समय पहले, है ना, यानी कि ये हो जाता है इनडायरेक्ट। अब बिफोर का अर्थ भी क्या होता है, बिफोर का अर्थ भी पहले ही होता है, तो चेंज तो हमें करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बिफोर। सो आई जस्ट होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारे प्लेलिस्ट, इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट यहाँ कवर कराए गए हैं। तो प्लेलिस्ट बहुत हैं लेकिन उनमें से कुछ एक की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप इंग्लिश वाली जितनी भी प्लेलिस्ट हैं अगर वो आप चेक करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।